हाय गाइज, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। साथी, आज आपकी शैक्षिक मूल्यांकन की लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास है। शैक्षिक मूल्यांकन भी आज है, एंडिंग पॉइंट पे है। और आज का टॉपिक साथी है शिक्षा में नवाचार। क्या है? शिक्षा में नवाचार, एजुकेशन इन इनोवेशन। ठीक है साथियों, अभी तक जितनी क्लास आपकी हुई होगी आप लोग देखे होंगे। आपको जो औपचारिक तरीके से नोट्स या कंटेंट अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। साथी, आप लोग जरूर से जरूर इसको देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आपको बता दे रहा हूं साथी, यह औपचारिक तरीके से नोट्स जो आपको दिया गया है, आप जो है जब परीक्षा देने जाएंगे तो इसको अगर आप पढ़ के जाएंगे तब आपको समझ में आएगा साथी कि यह जो नोट्स दिया गया था इस चैनल के माध्यम से, टारगेट विथ रोहित के माध्यम से, साथी कितना क्वेश्चन फंसा हुआ है इसका आप आकलन खुद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। जो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा में नवाचार। क्या है शिक्षा में नवाचार साथी? शिक्षा में नवाचार में देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। नवाचार अंग्रेजी भाषा के शब्द इनोवेशन से बना है। किससे बना है? इनोवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसको जो है नवाचार को अंग्रेजी भाषा के शब्द में इसका जो है हिंदी रूपांतरण किए हैं, जो इंग्लिश में इनोवेशन दिया था। यहाँ इसका अर्थ नई रीति या नए विचार का प्रचलन या नव निर्माण से है। अर्थात कहने का मतलब यह है साथी कि नई रीति और नए विचार का जो प्रचलन है वही क्या है? नवाचार। ठीक है, बात समझ में आई। नवाचार दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे साथी नवाचार का, तो नव धन आचार से बना है। ठीक है, नवाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, तो नवाचार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? नव धन आचार। ठीक है, जहां नव शब्द नवीनता का परिचायक है और आचार शब्द क्या है? आचरण, व्यवहार या परिवर्तन से है। ठीक है, किससे है? नव शब्द नवीनता से है और आचार शब्द क्या है? आचरण, व्यवहार और परिवर्तन से है। अर्थात शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय स्थापित शिक्षा प्रणाली में नए व्यवहार क्या है? नए व्यवहार अर्थात नवीन विधियों एवं रीतियों का समावेश करना है। ठीक है, जो शिक्षा में नवाचार का जो अभिप्राय स्थापित किया गया था वह शिक्षा प्रणाली जो है, जो एजुकेशन सिस्टम में है, उसमें नए व्यवहार अर्थात नवीन विधियों और रीतियों का समावेश करना। ठीक है, यही नवाचार है। अब क्या है साथी? स्टेटमेंट है ईएम रोजर्स के अनुसार। ईएम रोजर्स महोदय स्टेटमेंट बताए हैं। इनका कथन क्या है साथी? इनका कथन है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। ठीक है, नवीन विचार के रूप में करे, एक नए थिंकिंग। ठीक है, न्यू थिंकिंग विचार के रूप में जो है इसको करते यह बताया है ईएम रोजर्स महोदय ने। अब देखिए साथियों, यस भोला महोदय के अनुसार क्या है? इनका स्टेटमेंट क्या है साथी? तो नवाचार एक विचार है, एक अभिव्यक्ति है, कौशल युक्त एक यंत्र है, या इसमें दो या दो से अधिक तथ्य हैं जिन्हें व्यक्ति ने या ने पहले व्यवहारिक रूप से अपनाया हो। ठीक है, पहले क्या किया हो? व्यवहारिक रूप से अपनाया है। यह यस भोला का स्टेटमेंट था साथियों। अब क्या है? एच.जी. वारेन का। ठीक है, एच.जी. वारेन का। एच.जी. वारेन का क्या है साथी? देखिए, नवाचार एक विचार है। नवाचार क्या है? एक विचार, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है।
गुणात्मक दृष्टि से क्या है, भिन्न है। देखिए साथियों, आपका यह जो है आपको भी बताए हैं, पहला स्टेटमेंट E.M. रोजर्स महोदय का था और दूसरा था S.S. भोला का, तीसरा है H.G. वारेन का। साथ ही यह तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह पूछा जाता है साथियों, ज्यादातर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों में, तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों में पहली प्राथमिकता किसकी है, तो E.M. रोजर्स महोदय की है। किसकी है साथी, E.M. रोजर्स महोदय की। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा सब जाता है, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन E.M. रोजर्स महोदय की डिफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं साथी आप लोग को बता दे रहा हूँ, यह पूछा जाता है, पर DLED की परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसके बाद में टेट सीटेट में भी पूछा जाता है, सुपर टेट में भी आता है। टेट में इसकी पूछने की संभावना बहुत प्रबल होती है। क्या होती है, टेट में, टेट में क्या होती है, प्रबल होती है। इसकी संभावना क्या होती है, प्रबल होती है साथियों। तो मुझे लग रहा है कि यह इंपॉर्टेंट है, सब बताते चल रहे हैं। और कहाँ कौन सा क्वेश्चन और किनका स्टेटमेंट किन परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, शिक्षक भर्ती से लेकर के पात्रता परीक्षा की बात तक, और आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है, सब में मैं आपको बता दे रहा हूँ साथियों, कौन सा कहाँ कब कितना पूछा जाएगा। ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ साथी। चलिए आगे चलते हैं। H.G. वारेन का हो गया था। जब कोई व्यक्ति, क्या है, जब कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नए ढंग से काम करता है, तो वह नया तौर तरीका ही क्या है, नवाचार है। कहने का मतलब है, पुरानी पद्धतियों से हटकर नए सिस्टम से किसी कार्य को करने का जो ढंग है, तरीका है, वही क्या है, नवाचार है। शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग करना ही नवाचार है। आप एजुकेशन के क्षेत्र में नए तरीके से प्रयोग करना नवाचार होगा, ठीक है साथी। अब बच्चों को कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक बताएंगे, उसमें न कुछ परिवर्तन आप करके बताइए, क्योंकि जो पहले पुरानी पद्धति पर आप उनको बताए हैं, वह तो उनको जो आएगा वो आएगा, लेकिन नए तरीके से पढ़ाएंगे तो उनमें क्या होगी, उनकी रुचियां बढ़ेंगी पढ़ने के लिए, ठीक है साथी। चलते हैं आगे। अब नवाचार का शाब्दिक अर्थ, नवाचार के स्टेटमेंट आपको जो जो दिए हैं, ये सब आप जान गए, नवाचार की परिभाषा जान गए। चलते हैं, नवाचार की आवश्यकता पड़ी क्यों, भाई आवश्यकता इसकी पड़ी क्यों, तो चलते हैं नवाचार की इनोवेशन ऑफ नीड, ठीक है, इनोवेशन ऑफ नीड, नवाचार की आवश्यकता। पहला पॉइंट है साथी, शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं मात्रात्मक प्रसार करने के लिए। सोच लीजिए कि नवाचार की आवश्यकता पड़ी है क्या, गुणात्मक सुधार और मात्रात्मक प्रसार करने के लिए। और यह क्वेश्चन पूछता है कि नवाचार का अर्थ बताते हुए नवाचार की आवश्यकता शिक्षा में क्यों पड़ी। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में साथियों पूछा जाता है, तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगला पॉइंट है, बढ़ती जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए। भाई आपकी जनसंख्या ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है, तो शैक्षिक जो पढ़ने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह नवाचार की आवश्यकता पड़ी। प्रौद्योगिकी से उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनशक्ति का विकास हेतु, जनशक्ति का क्या है, विकास हेतु। अब चलते हैं साथी अगले पॉइंट पर, तीसरे के बाद चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चौथा पॉइंट है साथी, वैज्ञानिक एवं तकनीक ज्ञान का प्रसार हेतु। क्या करने में, वैज्ञानिक एवं तकनीक ज्ञान का प्रसार करने हेतु। पांचवा पॉइंट है, शिक्षित बेरोजगारी को रोजगार के अवसर सुलभ कराने हेतु। जो शिक्षित बेरोजगारी है उनको आप क्या करने, रोजगार, जो शिक्षित बेरोजगारी है, बेरोजगार जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं,
और रोजगार नहीं पाए, कहने का मतलब वो जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए नवाचार की आवश्यकता पड़ी। भाई किसी पुरानी पद्धतियों को आप किसी कार्य को कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में आप कुछ इनोवेशन करेंगे तो क्या होगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। क्या होगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। अगला पॉइंट है कि पाठ्यक्रम में नूतन सामग्री समावेशित। जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में क्या करना है, नूतन सामग्री मतलब नए सामग्रियों का जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या करना है, नए नए सामग्री का क्या करना है, प्रयोग करके या समावेश करके। ठीक है साथी, चलते हैं अगले पॉइंट पर। के बारे में बता दिए, नवाचार का शाब्दिक अर्थ हो गया, नवाचार की आवश्यकता बता दिए और नवाचार के जो स्टेटमेंट है ये सब आपको बता दिए। अब भैया नवाचार की महत्ता, नवाचार की जो है महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ इनोवेशन, शैक्षिक व्यवस्था और कार्य प्रणाली को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो हमारी शैक्षिक व्यवस्था है, जो पढ़ने की जो हमारी व्यवस्था थी और जो कार्य प्रणाली है उसको जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से शैक्षिक नवाचारों की महत्ता स्वीकार की जाती है। ठीक है साथी, कहने का मतलब हर एक स्तर से, सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से, राजनैतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से, हर नजरिए से, हर एक चरण से, हर एक स्तर से, लेवल से शैक्षिक नवाचारों की महत्ता स्वीकार की जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, तीसरे पर। नवाचारों से शिक्षा को दिशा बोध प्राप्त होता है। नवाचार से क्या होता है, शिक्षा को दिशा बोध प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, कि एजुकेशन में एक दिशा का ज्ञान नया विकसित होता है। अगले पॉइंट में है कि नवाचार विकासशील भारत की प्रगति में सहायक है। जो नवाचार है या इनोवेशन जो विकासशील भारत की जो प्रगति है उसमें क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, भारत का जो डेवलपमेंट होगा, जो प्रगति है, बढ़ने का, जो आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन के रूप में क्या होगा, नवाचार सहायक होगा। अगले पॉइंट में चलते हैं, पांचवें पॉइंट पर। साथ ही पांचवें पॉइंट में हम चलेंगे कि निरक्षरता उन्मूलन में नवाचार की महत्ता होती है। जो निरक्षर होते हैं मतलब क्या होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके उन्मूलन में नवाचार की क्या होता है, महत्व बहुत होता है। ठीक है साथी, अब आता है शैक्षिक नवाचारों के क्षेत्र। ठीक है, अब इनका जो क्षेत्र है, एरिया, ठीक है, इस क्षेत्र के बारे में आप जानिए। तो साथियों देखिए, शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम, इसके बारे में आप शिक्षण अधिगम के बारे में जानिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों के अंदर बच्चों के प्रति एक पुरानी धारणा थी, पहले थी। बच्चे जब प्रथम बार विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो एक कोरी स्लेट या कच्ची मिट्टी का घड़ा है। बच्चे भैया जब विद्यालय में पहली बार आते हैं तो एक कोरा कागज होते हैं, उनको जिस तरफ चाहे उस तरफ मोड़ दीजिए, वो मुड़ जाएंगे। कहने का मतलब जो उनको इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसा इन्वायरमेंट वैसा उनका डेवलपमेंट। ठीक है, उसी अनुसार वो सीख जाते हैं, उसी अनुसार वो ढल जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि बच्चा एक कोरी स्लेट या कच्ची मिट्टी का घड़ा है। जैसे कोई कच्चा मिट्टी का घड़ा जब कुम्हार बनाता है तो वह मिट्टी को क्या करता है, अनेक प्रकार के आकार के रूप में उनको बना देता है। ठीक है, उसी प्रकार जब बच्चा विद्यालय में आता है, छोटा बच्चा विद्यालय में जब आता है पहली बार पढ़ने के लिए, तो शिक्षक क्या करता है, बच्चे को उस आकार में ढाल देता है। इसका अर्थ हुआ कि उन्हें कुछ नहीं पता होता या उनका मस्तिष्क खाली होता है। मतलब इसका मतलब है कि उनको, बच्चों को कुछ पता नहीं होता है, उनका जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क, वह क्या होता है, खाली रहता है। लेकिन अब यह अवधारणा क्या हो गई,
खंडित हो गई। यह कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खंडित हो गया। ठीक है, यह अवधारणा क्या हो गया, खंडित हो गया। अब बच्चा अपने घर से ही बहुत कुछ सीख कर आता है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब क्या है, बच्चा अपने घर से बहुत कुछ सीख करके आता है। चलते हैं साथी आगे, आगे चलेंगे तो देखिए, इसलिए अध्यापकों को नए प्रकार के बच्चों के प्रति सोचना होगा। जो नए बच्चे आ रहे हैं तो वो अध्यापक को सोचना होगा कि नए बच्चों के प्रति, कि बच्चे अब जितना सोच के पहले से आ रहे हैं, मुझे और अच्छे से सोचना है इनके भविष्य के बारे में। तदनुसार शिक्षक प्रक्रिया को अपनाना होगा, तभी उसके अनुसार जो शिक्षक प्रक्रिया है, टीचिंग प्रोसेस है, अप्रोच है, उनको अपनाएंगे। यह बच्चों के प्रति नवाचार सोच होगी जिसे शिक्षा में लागू किया जा रहा है। ठीक है साथियों, नवाचार का भी मूल्यांकन होता है। अगला पॉइंट है मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के बारे में जानिए साथियों, मूल्यांकन के बारे में जानिए। पूर्व में प्रचलित शब्द, पहले जो प्रचलित शब्द था उसके बारे में, शब्द परीक्षा के ही स्थान पर वर्तमान में मूल्यांकन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यह शैक्षिक नवाचार की ही देन है। या क्या है, शैक्षिक नवाचार की ही देन है। डॉक्टर बीएस ब्लूम ने परीक्षा शब्द को संकीर्ण अर्थों में लिया है। अब क्वेश्चन यह बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, बीएस ब्लूम ने परीक्षा शब्द को क्या लिया है, संकीर्ण अर्थों में लिया और उसके स्थान पर मूल्यांकन शब्द को उचित बताया है। ठीक है, परीक्षा जो शब्द हमारा है, या जो है किसने संकीर्ण लिया है, तो डॉक्टर बीएस ब्लूम ने, और उसके स्थान पर मूल्यांकन शब्द को उचित बताया है। किसने बताया साथी, या डॉक्टर बीएस। अब चलते हैं साथी, मूल्यांकन का अर्थ। शिक्षा के उद्देश्यों, जो एजुकेशन के उद्देश्य हैं, पर्पज हैं, जो पाठ चर्चा, ठीक है, जो करिकुलम है और शिक्षण विधियों आदि की उपयोगिता का पता लगाना और उनके परिणामों की सापेक्षिक जानकारी करना। ठीक है, तो मूल्यांकन के क्षेत्र में क्या क्या, त्रैमासिक, षड्मासिक, वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर सतत मूल्यांकन किया जाने लगा। पहले जो पुरानी पद्धतियों में पहले त्रैमासिक परीक्षा मतलब तिमाही परीक्षा, षड्मासिक परीक्षा मतलब छमाही परीक्षा जिसको बोलते हैं हाफ ईयरली, और वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम। ठीक है, इनके स्थानों पर अब क्या किया जाने लगा साथियों, सतत मूल्यांकन किया जाने लगा। जो मूल्यांकन में क्या है, नवाचार है। जो मूल्यांकन में क्या है, नवाचार है। ठीक है साथी, मूल्यांकन में नवाचार है। चलिए साथियों, अब आपको ये सब बातें बता दी हैं, तो इसका अब नया टॉपिक आता है कि प्रार्थना स्थल की गतिविधि। जो प्रार्थना स्थल का जो एक्टिविटी है उसके बारे में। परंपरागत ढंग से विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन प्रारंभ होने से पूर्व पहले क्या होता है, ईश्वर प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना की जाती है। भैया स्कूल में बच्चे जब पहुंचते हैं तो उस समय जो विद्यालय में अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ होने से पहले क्या होता है, ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। स्कूल में जो प्रेयर होता है, ठीक है, जिसमें केवल एक निश्चित पक्ष का पाठ होता है, लेकिन नवाचार के रूप में निम्न क्रियाकलापों की किए जाने का विभागीय निर्देश है। ठीक है, या विभाग के द्वारा अनेक प्रकार के क्रियाकलापों को किए जाने का जो विभाग निर्देश दिया है, तो उसमें देखिए क्या है साथी। पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में है बच्चों की साफ सफाई की जांच। प्रार्थना किस समय क्या करना है उनका, बच्चों की साफ सफाई की जांच। भैया जो बच्चे आए हैं क्या वो साफ सफाई के साथ आए हैं, तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना। ठीक है, उनके स्वस्थ और उनके हैबिट के विकास हेतु क्या करना, प्रेरणा प्रदान करना, मतलब मोटिवेशन देना। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या कहता है साथियों, अगले पॉइंट में है
किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसको वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देना। ठीक है, जैसे कोई महापुरुष हैं, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, ठीक है, अनेक प्रकार के जो महापुरुष थे, तो उन महापुरुषों के द्वारा जो धर्म ग्रंथ लिखा गया, जो उसमें वर्णित सद्वाक्य, जो अच्छे विचार हैं, उनके विचार का वाचन तथा उनका अनुसरण करने की प्रेरणा देना। तो मतलब उनको मोटिवेशन देना कि पहले गौतम बुद्ध ऐसे थे, इस प्रकार की समस्याओं से जूझे थे, स्वामी विवेकानंद ऐसे थे, ठीक है, उनके पढ़ाई में इस प्रकार की बाधा आई थी। तो इन सब को क्या करना, आपको वहां पर बच्चों को मोटिवेशन के रूप में देना। ठीक है साथियों, अगले पॉइंट में साथी, उस दिन के प्रमुख समाचार का वाचन। आप जो है डेली जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का जो है प्रमुख समाचार बच्चों को सामने उनको वाचन करना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, प्रेरणा पद सूक्तियों का वाचन श्रवण, जो मोटिवेशन जो सूक्तियां हैं उनका वाचन करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पर, उस दिन के आयोजित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की घोषणा। जो उस दिन का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जो किया गया कार्य है उसकी क्या करना है, घोषणा करना। फिर लास्ट का पॉइंट आता है साथियों, योगा। क्या करना, योगा। तो योगा कराना, कहने का मतलब पीटी। ठीक है, प्रेयर में क्या क्या कराना, फिर पीटी कराना। ठीक है, चलते हैं साथियों। अब आता है विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट में क्या है साथी, परंपरागत तरीके से विद्यालय के प्रबंधन में, परंपरागत तरीके से विद्यालय के प्रबंधन में शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रधानाध्यापक का एकाधिकार व एकल दायित्व समझा जाता है। वह क्या है, एकल दायित्व समझा जाता है। लेकिन नवाचार में अब प्रधानाध्यापक ही विद्यालय प्रबंधन का एकाधिकारी नहीं है। पहले क्या है, पहले समय प्राचीन काल में जो पहले की जो शिक्षा व्यवस्था प्रणाली थी, वह जो है उस समय शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रधानाध्यापक का एकाधिकार व एकल दायित्व समझा जाता था। कहने का मतलब पहले का जो प्रधानाध्यापक हुआ करता था, वह प्रधानाध्यापक पहले स्कूल का सर्वे सर्वा माना जाता था। ठीक है, लेकिन नवाचार में अब प्रधानाध्यापक ही विद्यालय प्रबंधन का एकाधिकारी नहीं है। इसमें क्या क्या है साथियों, इसमें सामुदायिक सहभागिता व जन सहयोग का नवाचारी प्रयोग करके ग्राम शिक्षा समिति बनाई जाती है। सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से और जन सहयोग का एक नवाचारी प्रयोग करके ग्राम शिक्षा समिति को वैधानिक स्वरूप प्रदान करके उसे कार्य अधिकार व दायित्व सौंपा गया है। कार्य एवं दायित्व किसको सौंपा गया है, तो ग्राम शिक्षा समिति को। अब चलते हैं साथियों आगे, विद्यालय भवन निर्माण। क्या है, विद्यालय भवन निर्माण। विद्यालय में टाट पट्टी, फर्नीचर, मिड डे मील, छात्रवृत्ति, गणवेश आदि का वितरण तथा विद्यालय में रख रखाव ग्राम शिक्षा समितियों का वायकारी सहयोग लिया जा रहा है। ठीक है, जो विद्यालय प्रबंधन में नवाचार का काम माना जा रहा है। ठीक है, पहले की अपेक्षा। अगला पॉइंट है आपका सामुदायिक सहभागिता। ठीक है, सामुदायिक सहभागिता में क्या है, शिक्षा में समुदाय के लोगों को सक्रिय भागीदारी का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है। पहले शिक्षा संचालन हेतु औपचारिक, पहले जो शिक्षा का संचालन है वह क्या है, औपचारिक रूप से ग्राम शिक्षा समिति होती थी। क्या होती थी, ग्राम शिक्षा समिति होती, औपचारिक तरीके से। पहले जो प्रायः निष्क्रिय रहती थी, जो प्रायः उस समय ग्राम शिक्षा समिति होती जरूर थी,
लेकिन कोई एक्टिव नहीं रहता था उसमें, सब क्या थे, निष्क्रिय रहते थे। लेकिन प्राथमिक शिक्षा में समुदाय सक्रिय भागीदारी, प्राथमिक शिक्षा में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अनेक शासनादेश, क्या है, अनेक प्रकार के शासनादेश तथा आदेश निर्गत किए गए। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ, पीटीए, माता शिक्षक संघ, एमटीए, देखिए पीटीए का होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ठीक है। एमटीए का मतलब होता है मदर टीचर एसोसिएशन, एक ब्लॉक स्तर की समिति बनाई गई, ठीक है। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ की क्या कही गई, एक कमेटी पीटीए की बनाई गई, दूसरी कमेटी क्या है, एमटीए की बनाई गई, एक ब्लॉक स्तर की समिति बनाई गई है। शिक्षा सामुदायिक सहभागिता की सक्रियता हेतु विभिन्न स्तरों पर ग्राम संसाधन समूह, ब्लॉक संसाधन समूह, जिला संसाधन समूह का गठन किया गया, ठीक है। अब शिक्षा व्यवस्था के संचालन का दायित्व केवल सरकार पर न होकर के समुदाय के लोगों पर भी डालकर नवाचार किया जा रहा है, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखिए, अब है कि पाठ्य सागामी क्रियाकलाप। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह केवल कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं रह सकती। शिक्षा का संचालन पुरानी विधाओं पर होता है, जिसमें अध्यापक तथा पाठ्यक्रम मुख्य होता है। शिक्षा का जो संचालन होता है पुरानी पद्धतियों पर होता जरूर है, लेकिन इसमें अध्यापक और पाठ्यक्रम क्या है, मुख्य रहता है। लेकिन अब पुरानी शिक्षण विधाओं के स्थान पर खेल पद्धति, कौन सी पद्धति, खेल पद्धति, गतिविधि करके सीखे, भ्रमण करके, टूर वगैरह ले जाकर के बच्चों का, उनका प्रयोगात्मक तरीके पद्धति पर एक नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है साथियों। आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है और आपका आज या शैक्षिक मूल्यांकन एवं नवाचार में शिक्षा या आज आपका पेपर भी समाप्त हो गया साथियों। बहुत ही औपचारिक तरीके से आपको यह नोट्स में देने का प्रयास किया हो साथी। जो कुछ कमी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करके बताइएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए साथियों। अब आपका थर्ड सेमेस्टर का 2 पेपर खत्म हुआ, एक हुआ समावेशी शिक्षा, दूसरा हुआ आपका शैक्षिक मूल्यांकन एवं नवाचार में शिक्षा, ठीक है साथियों। मैथ का टॉपिक आपका डेली चल ही रहा है साथियों। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको जोड़ने का प्रयास कीजिए साथियों। और आप लोग एक चीज और सुन लीजिए, आपका रिजल्ट, कहने का मतलब डीएलएड जो हमारे साथी हैं सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, इनका रिजल्ट हो सकता है 100% उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि यह जो है मंडे तक और मंडे के बाद, यही उम्मीद एक जताई जा रही है कि 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में, मैं बीच में भले बोल रहा हूँ लेकिन उसके पहले ही आने की 100% उम्मीद है साथियों रिजल्ट, ठीक है साथी। आप लोग पढ़ते रहिए, जैसे कुछ होगा जरूर मैं आपको अपडेट कराऊंगा अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ऑल द बेस्ट।